वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बचे हुए 11 न्यूमेरिकल। तो दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हम 12 सैद्धांतिक और इसके 10 दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं। वो इसके वीडियो नंबर 1 में हमने 22 सैद्धांतिक क्वेश्चन किए थे और वीडियो नंबर 2 में इसके हमने जो 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो किए थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसके बचे हुए जो आंकिक प्रश्न है वो करेंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराया जाता है और आपको जो हमारी एयरफोर्स की जो लूसेंट की फिजिक्स की बुक आती है उसके सभी सैद्धांतिक और आंकिक क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे इन क्वेश्चनों की PDF फाइल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सभी यानी कि मॉक टेस्ट की PDF फाइल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की PDF फाइल अवेलेबल करा दी जाती हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है यानी 11 न्यूमेरिकल है। यदि एक कार अपनी यात्रा में 50 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तय करती है और अगली 50 किलोमीटर दूरी वह 20 किलोमीटर पर घंटे की दूरी से यानी चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल होगी। यानी दोस्तों में यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई कार है वह अपना जो 50 किलोमीटर की दूरी है उसको 30 की स्पीड से तय करती है और आगे की जो 50 किलोमीटर की दूरी है उसको 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। तो हमें निकालना है दोस्तों इसका औसत वेग। तो ये दोस्तों याद रखना, जब कोई हमें दूरी दी हुई हो और उसको कोई वस्तु यानी V1 चाल से तय करती है, फिर उतनी ही दूरी वह अगली यानी V2 चाल से तय करती है, तो इस दूरी तो टोटल दूरी को तय करने में जो हमारा औसत वेग होगा वो हमारा उसका फॉर्मूला होता है 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो यहाँ पर इन दोनों का मान यदि इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारा जो मान रख देने पर तो हमारा प्राप्त होता है 2 गुणा 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 और इसको डिवाइड कर देंगे अपन 30 प्लस 20। तो दोस्तों यदि अपन इसको सोल्व करते हैं तो हमारा जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 24। यानी जो इस कार की जो औसत चाल हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 24 किलोमीटर पर घंटे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक शिक्षक अपने घर से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और वह विद्यालय से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट आता है, तो पूरी यात्रा में शिक्षक में यानी औसत चाल होगी। यानी दोस्तों कोई टीचर है और वह अपने होम से लीव करता है स्कूल के लिए, उस समय जो इसकी वेलोसिटी होती है वो होती है 50 किलोमीटर पर घंटा। और जब यानी कि आते आते वह क्या होता है कि अपने स्किल से अपने घर को लौटता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 20 किलोमीटर पर हावर। तो दोस्तों हमें इसकी औसत वेलोसिटी निकालनी है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जब कोई वस्तु यानी कोई भी वस्तु हो वह कुछ दूरी को V1 चाल से तय करती है और उसी दूरी को V2 चाल से तय करती है, तो उसका जो औसत वेग होगा वो हो जाएगा 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2 होता है। तो यहाँ पर यानी कि जो टीचर है वह अपने घर से और यानी कि और विद्यालय के बीच की दूरी है उसको पहले तो 50 की स्पीड से तय करता है, फिर उतनी ही दूरी को यानी वापस आते समय 20 की स्पीड से तय करता है। तो इसका जो औसत वेग हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुणा 50 गुणा 20 अपॉन में 50 प्लस 20। तो दोस्तों यहाँ पर यदि इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमारा निकल कर क्या आएगा 28.5, जो कि दोस्तों हमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यानी ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 55, 35 और 30, लेकिन हमारा प्राप्त हो रहा है 28.5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कार अपनी यात्रा के प्रथम आधे समय में 20 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चलती है और अगले आधे समय में 60 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चलती है, तो कार की औसत चाल होगी। यानी दोस्तों अब हमें दिया हुआ है कि कोई कार है, यदि वह T समय तक यानी गति करती है तो वह T/2 समय तक तो 20 किलोमीटर यानी आधे समय में तो 20 की रफ्तार से तय करती है, फिर आधे समय तक यानी T/2 दूरी तक वह चलती है 60 की स्पीड से, यानी 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वह यानी चाल से चलती है। तो दोस्तों हमें इसका औसत वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, जब कोई वस्तु यदि कोई समय यानी T तक V1 चाल से दूरी तय करती है, फिर उतने ही समय तक आगे यानी V2 चाल से तय करती है, तो इसका औसत वेग होता है वो हमारा होता है 2
नहीं सॉरी दोस्तों, यानी v1 प्लस v2 अपॉन 2 होता है। यानी याद रखना, कोई वस्तु किसी समय को यानी किसी समय तक v1 चार्ज से तय करती है, फिर उतने ही समय तक v2 चार्ज से तय करती है, तो उसकी औसत वेलोसिटी होती है वो होती है v1 प्लस v2 अपॉन में 2। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि कोई यह वस्तु है यानी प्रथम आधे समय तक 20 की स्पीड से, फिर उतने ही समय तक यानी आधे समय तक 60 की स्पीड से तय करती है। तो इसका औसत वेग हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 20 प्लस 60 अपॉन में 2। तो यहाँ पर इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 10 मीटर त्रिज्या वाले वर्गाकार मार्ग पर 5 मिनट में 5 चक्कर लगाता है, तो उसका औसत चाल होगी। यानी कि दोस्तों एक कार है, वह को 10 मीटर त्रिज्या का कोई यानी वर्गाकार मार्ग है, उसके 5 मिनट में 5 चक्कर लगाता है, तो उसकी औसत चाल हमें निकालनी है। दोस्तों याद रखना, यानी कि जो वर्त की परिधि होती है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो इस परिधि यानी कि इस वर्त की परिधि कितनी हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी r का मान 10 मीटर रखेंगे तो हमारी हो जाएगी 20 पाई हो जाएगी। और दोस्तों वह जो कार है वो इसके 5 चक्कर लगाती है, तो उसके द्वारा 5 चक्कर में तय की गई दूरी हो जाएगी, यानी कि कितनी दूरी तय करेगी, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 100 पाई। एंड दोस्तों वस्तु के द्वारा तय की गई 100 पाई है, और वह कितने यानी समय में इसको तय कर रही है, वह 5 मिनट में यानी 5 चक्कर लगाती है। यानी कि यह जो कार है यह वर्ताकार पथ पर 5 मिनट में 100 पाई दूरी तय करती है। तो इसकी औसत चाल हो जाएगी, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे समय। तो दूरी हमारी निकल कर आ गई 100 पाई अपॉन यानी मिनट है। दोस्तों हमारा जो वेलोसिटी निकालनी है वो मिनट में निकालनी है, तो यहाँ पर मिनट ऐसे कि सेकंड में परिवर्तित नहीं करेंगे इसको, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे आंसर निकल कर आ जाएगा, वो निकल कर आ जाएगा 20 पाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो औसत चाल हो जाएगी हमारी हो जाएगी 20 पाई मीटर पर मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड यानी प्रथम 2 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है और अगले 4 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है, तो प्रारंभ से 7वें सेकंड में पिंड का वेग होगा। यानी दोस्तों में बताया गया है कि कोई वस्तु है वह पहले 2 सेकंड में 200 मीटर दूरी तय करती है और अगले 4 सेकंड में वह 220 मीटर की दूरी तय करती है। तो हमें इसका जो 7वें सेकंड बाद में इसका जो अंतिम वेग है यानी 7वें सेकंड बाद में वेलोसिटी है उसका मान निकालना है। तो 7वें सेकंड बाद में वेग निकालने के लिए हमें प्रारंभिक वेग u और त्वरण a की आवश्यकता होगी। उसका मान निकालने के लिए पहले 2 सेकंड और बाद में 6 सेकंड के लिए यानी कि 2 बार गति के द्वितीय समीकरण को लागू करेंगे, उससे हमें u और a के मान प्राप्त हो जाएंगे और उसके बाद में हम 7वें सेकंड बाद में औसत वेग निकाल सकते हैं यानी पिंड का वेग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं गति का जो द्वितीय समीकरण होता है, द्वितीय दूसरा समीकरण वो होता है ut प्लस 1/2 at² होता है। तो प्रथम 2 सेकंड के लिए इसे लागू करते हैं तो हमारा हो जाएगा, प्रथम 2 सेकंड में तय की गई दूरी 200 मीटर है और यहाँ पर t का मान 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2u प्लस 1/2 at² है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4। यदि अपन इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि 200 की जगह 100 यानी कि 2 से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, फिर यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा हमारा ओनली a, यानी 2 से डिवाइड करेंगे, पहले 2 से 2 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 और फिर 2 से और डिवाइड करेंगे तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा यहाँ पर ओनली a। अभी अगले यानी पूरे यानी 6 सेकंड के लिए इसी इक्वेशन को लागू करते हैं तो 6 सेकंड में जो टोटल दूरी तय की गई हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 420, क्योंकि 200 पहले करती है और 220 अगले 4 में। और यहाँ पर t का मान यानी कि 6 रखेंगे तो हो जाएगा 6u प्लस 1/2 at² यानी t का मान यानी t का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। और दोस्तों इसको भी अपन 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारी जो इक्वेशन प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त होगी 70 = u प्लस 3a, यानी ये जो हमारी इक्वेशन है इसको भी 6 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों ये जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1 और ये वाली जो इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2। अब इन दोनों को यदि अपन हल करेंगे तो यहाँ से u और a यानी 2 चरों वाली समीकरण है और 2 समीकरण में प्राप्त हो गई, तो यहाँ से इनको सोल्व करने पर हमारे u और a के मान आ जाएंगे। तो u का मान जो हमें प्राप्त होगा वो यानी प्लस यानी 115 मीटर पर सेकंड प्राप्त होगा और a का मान जो प्राप्त होगा वो माइनस के 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। और इन दोनों मान को यदि अपन गति के प्रथम इक्वेशन यानी v = u प्लस 80 में रखते हैं तो v का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, u का मान हमें प्राप्त हुआ था 115 और a का मान हमें प्राप्त हुआ -15 और t का मान हमें दे रखा है 7। यदि अपन इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 115 और इसमें से 105 घटाएंगे तो हमारा निकल कर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 10 मीटर पर सेकेंड।
दोस्तों सेंटीमीटर पर सेकंड मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी है वो दोनों मीटर में दी हुई है और हमने मीटर में ही रखा, इसको सेंटीमीटर में परिवर्तित नहीं किया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण का त्वरण समय के साथ यानी a=bt के अनुसार बढ़ता है। यदि कण का प्रारंभिक वेग v0 हो तो समय में यानी कण का विस्थापन होगा। तो टी समय में यानी दोस्तों में कण का विस्थापन बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर यानी डायरेक्ट अपन गति का जो द्वितीय समीकरण होता है h=ut+1/2at² लागू नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो विस्थापन निकलेगा वो तो दोस्तों नियत त्वरण के लिए निकलता हो। यहाँ पर जो हमें त्वरण दिया हुआ है वो टी के अनुसार बढ़ रहा है, यानी अनियमित त्वरण से यह गति है। तो इसको अपन समाकलन वाली जो विधि है उसके द्वारा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पहले अपन वेलोसिटी का मान प्राप्त करेंगे। तो वेलोसिटी हमारी होती है कि त्वरण का यदि अपन टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं यानी कि टी के सापेक्ष तो दोस्तों समाकलन करते हैं डी टी के सापेक्ष, तो हमें वेलोसिटी का मान प्राप्त होता है। तो यानी कि हमें जो त्वरण दिया हुआ है बी टी, इसका अपन टी के सापेक्ष अपन समाकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है bt²/2 प्राप्त होगा, और प्लस में सी है हमारा होता है समाकलन गुणांक। और दोस्तों यहाँ से यदि हमें दिया हुआ है कि t=0 यानी जो प्रारंभिक वेग है वो कण का v0 है, तो यानी t=0 रखेंगे और v की जगह v0 रखेंगे तो हमारे पास c का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर t का मान 0 रखेंगे तो ये पद वाला हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा c, यानी प्रारंभिक वेग v0 है तो यहाँ पर t=0 पर v की जगह मैंने v0 रखा, और इसके इक्वल टू में t का मान 0 रखेंगे तो ये तो 0 जाएगा, यहाँ पर c रखेंगे तो c का मान प्राप्त हो गया। अब इसको इस इक्वेशन में रखते हैं c का मान, तो हमें प्राप्त होता है v=bt²/2 अपॉन में v0, क्योंकि c का मान हमें यानी v0 प्राप्त हो गया। अब दोस्तों इसका दोबारा से अपन ने t के सापेक्ष समाकलन करेंगे dt के सापेक्ष तो हमें विस्थापन प्राप्त हो जाएगा। तो इसका अवकलन यानी समाकलन करेंगे दोबारा से तो हमें जो वेलोसिटी प्राप्त हुई है वो हमें प्राप्त हुई है bt²/2 प्लस के v0 प्राप्त हुई है। और अपने v का dt के सापेक्ष यदि समाकलन करते हैं तो हमें विस्थापन x प्राप्त होगा, वो हमारा हो जाएगा। इसका करते हैं तो bt²/2 का करेंगे तो bt³ 6 हो जाएगा, और v0 का करेंगे तो हमारा v0 × t हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमें विस्थापन प्राप्त हो रहा है वो हमें ए ऑप्शन वाला प्राप्त हो रहा है, यानी v0 1/6 bt³। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, एक गेंद 19.6 मीटर की ऊंची इमारत से यानी कि छत से गिराई जाती है तो 1 सेकेंड की समाप्ति पर कण की चाल होगी। यानी दोस्तों कोई वस्तु है उसको ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जा रहा है तो हमें उसकी 1 सेकेंड की समाप्ति पर जो गेंद की चाल होगी उसका मान निकालना है। तो दोस्तों यदि हम जानते हैं वस्तु को ऊपर से नीचे आ रही है तो उसका प्रारंभिक वेग u का मान 0 होता है, और इसके अंदर जो त्वरण होता है वो हमारा g होता है, और हमें इसकी गेंद की चाल निकालनी है 1 सेकेंड पश्चात। तो हम जानते हैं जो गति का प्रथम समीकरण होता है उसके अनुसार अपन निकाल सकते हैं, वो होता है हमारा v=u+at होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 1 सेकेंड बाद निकालेंगे तो t का मान 1 रखेंगे, u का मान 0 और a का मान g रख देंगे। तो u का मान 0 रखेंगे, a का मान रखेंगे 9.8 यानी g, और t का मान रखेंगे 1। तो दोस्तों हमें जो वेलोसिटी प्राप्त हो रही है वो 9.8 मीटर पर सेकंड प्राप्त होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर के प्रश्न में 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, यानी दोस्तों 1 सेकेंड के बाद अब पहले तो वेलोसिटी पूछ रहा था, अब दूरी के लिए तो इसके लिए अपन गति का द्वितीय समीकरण लगा देंगे, वो हमारा होता है ut+1/2at² होता है। तो इसमें u का मान अपन 0 रखेंगे तो ये तो 0 जाएगा, और 1/2 और a का मान 9.8 रखेंगे, और t का मान हमें 1 सेकेंड के पश्चात निकालना है तो t का मान 1 रखेंगे तो वो 1 हो जाएगा। अब 2 को 9.8 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 9.8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा निकल कर आता है 4.9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी 1 सेकेंड में जो वस्तु तय करेगी वो करेगी 4.9 मीटर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 17 में पृथ्वी की सतह से टकरा समय गेंद की चाल, यानी दोस्तों जब कोई वस्तु h हाइट से किसी यानी कि हाइट से गिराई जाती है तो पृथ्वी पर पहुंचते समय जो इसकी वेलोसिटी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना, v=√2gh होता है। इसको किस इक्वेशन यानी कि जो हमारा न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण होता है v=u²+2ah उससे निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो उस समय उसका जो वेलोसिटी होती है प्रारंभिक वेलोसिटी वो 0 होती है। यहाँ पर इसको 0 रखेंगे तो हमारा जो v का मान निकल कर आएगा वो
जी एच निकल कर आएगा, यानी कि एस की जगह एच रख देते हैं और एक की जगह जी, और इसका रूट हो जाएगा स्क्वायर के कारण। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट रखना, याद रखना, जब किसी वस्तु को एच हाइट से गिराई जाती है तो नीचे यानी पहुंचते ही उसकी वेलोसिटी होती है √2gh। तो यहाँ पर एच का मान हमें दिया हुआ है 19.6 मीटर, यानी 19.6 मीटर की हाइट से गिराई जाती है। तो जो वेलोसिटी हमें प्राप्त होगी वो हमारी हो जाएगी 2 × 9.8 इंटू 19.6। यदि दोस्तों इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा 19.6 हो जाएगा, यानी कि 2 बार 19.6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका रूट करेंगे तो हमारा 19.6 ही निकल कर आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो हमें वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 17 में गेंद को पृथ्वी की सतह से टकराने पर लगा समय। यानी दोस्तों जो प्रश्न संख्या 17 में दी हुई है, कोई वस्तु है जो 19.6 मीटर की हाइट से नीचे गिराई जाती है तो पृथ्वी पर पहुंचने यानी कि पहुंचती है, तो हमें अब यहाँ पर निकालना है कि उसको कितना समय लगेगा। यानी किसी वस्तु को 19.6 की हाइट से स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ा जाता है तो उसके जो पहुंचने में जो यहाँ पर समय लगेगा उसका मान कितना होगा। तो दोस्तों याद रखना, किसी वस्तु को यदि एच हाइट से गिराया जाता है तो उसके जो पहुंचने में लगा समय जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है √2h/g। तो यहाँ पर यदि h का मान 19.6 रखते हैं अपन, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 19.6 से और अपॉन में g का यानी कि 9.8 से इसको डिवाइड कर देंगे 9.8 से। तो 9.8 को 19.6 से डिवाइड करते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √4 प्राप्त हो जाएगा। तो √4 का मान प्राप्त होता है 2। यानी दोस्तों किसी वस्तु को 19.6 की हाइट से गिराएंगे तो उसको पहुँचने में जो समय लगेगा वो लगेगा 2 सेकेंड का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरते पिंड द्वारा प्रथम द्वितीय एवं तृतीय सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात है। यानी दोस्तों कोई पिंड है वो मुक्त रूप से यानी कि किसी ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसके द्वारा प्रथम सेकंड में, द्वितीय सेकंड में और तृतीय सेकंड में तय की गई दूरी होती है उनका अनुपात पूछा। यानी प्रथम सेकंड में ये दूरी तय करता है, दूसरे में ये करता है, तीसरे में ये, इनका हमें अनुपात पूछा है। और दोस्तों हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनके लिए यदि अपन अनुपात निकालते हैं तो दोस्तों हम जानते हैं कि SN यानी कि जो nवें सेकंड में तय की गई दूरी उसका जो दूरी होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/, यानी u + 1/2 a इन कोष्टक में 2n-1। यानी कि जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उसका u का मान 0 होता है, तो जो nवें सेकंड में तय की गई दूरी होती है वो ये होती है। यानी कि इस बात पर निर्भर करता है यानी कि कौन सा सेकंड है, तो यदि पहला सेकंड है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी वो 1/g, यहाँ पर 1 रखेंगे तो दोस्तों में वो 1 प्राप्त होगा, यानी कि 1/g होगी। यदि दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी निकालते हैं तो हमारी 1/2g, यहाँ पर यदि 2 रखते हैं इनका मान तो हमें 3 प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा 3। और यानी कि तीसरे सेकंड के लिए निकालते हैं तो हमारा 1/2g, और यहाँ पर दोस्तों यदि n का मान 5 रखेंगे तो 3 का 3 नहीं दोस्तों 3 रखेंगे तो 3 का 3 3 दूनी 6 में से 1 निकालेंगे तो जाएगा हमारा 5। यदि इन दूरियों का यदि अनुपात निकालते हैं तो ये मान तो सेम है तो इनको तो अपन कैंसिल कर देंगे। जो अनुपात निकलेगा यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यानी 1:3:5 हमारा अनुपात हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई से यानी कि मुक्त रूप से गिरती है तो उसके द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात होता है वो याद रखना डायरेक्ट 1:3:5 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो यह कितने समय में वापस लौट आएगा। यानी दोस्तों हमें कोई पिंड दिया हुआ है, यानी उसको ऊर्ध्वाधर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं और यह ऊपर जाकर वापस कितने समय में लौट आएगा, वो हमें समय का मान निकालना है। तो दोस्तों हम जानते हैं यदि किसी यानी कि कण को यानी पिंड को ऊपर फेंकते हैं तो उस समय फेंकते समय उसका जो प्रारंभिक वेग होता है वो हमारा जो दिया हुआ है वो हमें 100 मीटर पर सेकंड है, और जो अंतिम वेग हो जाएगा यानी यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगी, स्थिर रह जाएगी फिर वापस आएगी। तो अंतिम यानी कि उच्चतम बिंदु पर जो इसका वेग होगा वो जाएगा 0, तो अंतिम वेग यानी v = हो जाएगा हमारा 0। और दोस्तों जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर यानी कि नीचे से ऊपर जाती है तो उसमें जो त्वरण होता है वो -g के बराबर होता है, यानी माइनस का 9.8 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन गति का प्रथम समीकरण लगाते हैं तो हमारा होता है v = u + 80 होता है। तो यहाँ पर v का मान रखेंगे 0 क्योंकि अंतिम वेग ऊपर 0 होता है, u का मान रखेंगे 100, और दोस्तों
ए का मान रखेंगे माइनस का 9.8 है और टी का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से यदि अपन टी का मान निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है 100 अपॉन में 9.8 प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों यानी कि इसको त्वरण को यदि अपन 10 माने तो यानी कि जो लगभग जो समय प्राप्त होगा वो 10 सेकंड का प्राप्त होगा। अब दोस्तों जो पिंड होता है उसको ऊपर पहुँचने में 10 सेकंड लगते हैं, तो वापस आने में भी उसको 10 ही सेकंड लगे, यानी कि ऊपर जाने में और आने में समय जो लगता है वो समान होता है। तो जो ऊपर जाकर के आने में तो टोटल समय लगेगा, यानी कि 10 तो जाने में लगा है और 10 ही आने में लगेगा, तो टोटल समय हो जाएगा मोर हो जाएगा 20 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20 सेकेंड। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 है क्रमशः h1 तथा h2 ऊंचाई से गिराए जाते हैं, पिंडों को धरातल पर पहुंचने में लगा समय होगा। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो कोई पिंड है यदि स्वतंत्र पूर्वक यानी h ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसके द्वारा जो पृथ्वी पर धरातल पर पहुंचने में जो समय होता है उसका फॉर्मूला होता है T=√2h/g होता है। इसको याद रखना है। जो ये फॉर्मूला प्राप्त होता है दोस्तों गति के द्वितीय समीकरण से प्राप्त होता है, यानी हम जानते हैं h=ut प्लस 1/2at² होता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की तरफ आते तो प्रारंभिक वेग इसका 0 होता है, तो ut का मान 0 जाएगा यहाँ पर। फिर ये अपॉन में यानी कि = बच जाता है 1/2at²। तो पहले तो 2 को ही लेकर आएंगे तो 2h हो जाएगा, फिर एक को नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण g होता है, तो a का मान g रख देते हैं। और यहाँ पर t² होता है, तो t² को इधर लेकर आएंगे तो रूट, यानी जो समय हमें प्राप्त होता है t का मान है वो हमें क्या प्राप्त होगा √2h/g। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं जो त्वरण यानी कि जो हमारा लिया गया समय होता है वो हाइट के तो समानुपाती होती है, लेकिन उस पर द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारा जो a1 और यानी t1 और t2 का जो अनुपात हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा √h1 अनुपात √h2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान कण का समय विस्थापन ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है, तो कण का ताक्षणिक की वेग किस बिंदु पर ऋणात्मक हुआ। यानी दोस्तों हमें कोई ग्राफ दिया हुआ है, यह विस्थापन और समय के बीच में है, तो हमें बताना है कि हमें 4 बिंदु दिए हुए हैं, इस पर किस बिंदु पर जो ताक्षणिक वेग होता है यानी कि जो इंटेंटिवस यानी जो वेलोसिटी है इंटेंटेनियस जो वेलोसिटी होगी वो कहाँ पर नेगेटिव होगी। तो देखिए दोस्तों जहाँ पर हमारा यानी कि जो हम जानते हैं जो वेलोसिटी का मान होता है डेल एक्स यानी अपॉन डेल टी होता है, यानी विस्थापन में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन होता है। तो जहाँ पर विस्थापन में परिवर्तन नेगेटिव होगा वहाँ पर ताक्षणिक वेलोसिटी हमारी नेगेटिव हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि विस्थापन का मान बढ़ रहा है, यानी x2 - x1 करेंगे तो हमारा पॉजिटिव प्राप्त होगा। डी पर हमारा ताक्षणिक का मान 0 जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई यानी कि वेलोसिटी यानी कि विस्थापन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन यदि अपन ई पॉइंट पर देखते हैं दोस्तों, ई बिंदु पर यहाँ पर विस्थापन के मान में कमी हो रही है, यानी जो अंतिम विस्थापन है वो प्रारंभिक विस्थापन से कम है। तो x2 - x1 करेंगे तो हमारा नेगेटिव प्राप्त होगा। इसी कारण बिंदु ए पर जो हमें ताक्षणिक वेग निकालेंगे वो हमारा नेगेटिव प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी ई बिंदु पर विस्थापन में कमी हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ताक्षणिक वेग होगा उसका मान नेगेटिव प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 250 किलोमीटर है और एक व्यक्ति चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से प्रस्थान करता है और ठीक उसी समय एक व्यक्ति दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रस्थान करता है। दोनों एक दूसरे से कितने घंटे बाद मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों में दिया हुआ है कि यानी कि 2 शहर हैं दिल्ली और चंडीगढ़, उनके मध्य की दूरी हमें 250 किलोमीटर दी हुई है और एक व्यक्ति चंडीगढ़ यानी दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना होता है, उसकी वेलोसिटी होती है 80 किलोमीटर पर आवर। और उसी यानी कि एक व्यक्ति और रवाना होता है चंडीगढ़ से रवाना होता है दिल्ली के लिए, उसकी वेलोसिटी में दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों हमें बताना है कि दोनों हैं व्यक्ति कितने समय बाद यानी आपस में क्रॉस करेंगे। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि वे टी समय बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो दोस्तों टी समय में जितनी दूरी ये तय करेगा और ये तय करेगा, इन दोनों की दूरियों का योग होगा वो 250 मीटर के बराबर होगा। क्योंकि दोस्तों माना कि टी समय में यह इतनी दूरी तय करेगा और यह इतनी दूरी, उनके बाद में ये दोनों मिल जाएंगे। तो इस दूरी का और इस दूरी का योग हमारा 250 होगा। इस इक्वेशन को लिख करके अपन यानी कि जो समय है उसका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारे 2 शहरों के मध्य में दूरी दी हुई है 250, ये इधर वेलोसिटी से चलता है 80 से, ये इधर से चलता है यानी 45 से। माना कि टी समय में बाद दोनों मिल जाते हैं, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि टी समय में
इस यानी कि पहले वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यानी 80 की स्पीड से चल रहा है तो इसकी दूरी अपन निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो यानी कि पहले द्वारा जो दूरी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 80 टी। और दोस्तों ये जो 45 की स्पीड से चल रहा है इस तरह पे उसकी जो यानी टी समय में तय की गई दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 45 टी। यानी कि यह दोनों टी समय बाद में मिल जाएंगे तो इन दोनों दूरियों का योग होगा वो 250 के बराबर हो जाएगा। तो इसका योग 250 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से यदि अपन टी का मान निकालेंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80 और 45 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा 125 होगा। और 125 हो जाएगा तो 250 को यदि 125 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों हमारा 2 प्राप्त होता है। तो यानी कि 2 घंटे बाद दोनों यानी कि वस्तु यानी कि दोनों कार्य हैं यानी कि जो चल रहे हैं व्यक्ति वो दोनों 2 घंटे के बाद एक दूसरे को मिल जाएंगे यानी क्रॉस करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। और दोस्तों इसके 15 क्वेश्चन और रह गए हैं तो वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे। तो दोस्तों यदि एक न्यूमेरिकल आपको अच्छे लगे हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।